दोस्तों नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके विवाद बढ़ेगा और बार बार अलग अलग पार्टियां कोर्ट पहुंचेंगी, इलेक्शन से पहले इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा निकालना, उसका एनालिसिस करना, कौन उसके पीछे है, क्या कारण है, वगैरह वगैरह दुनिया भर के इंटरप्रिटेशन होंगे। और इस पूरे माया जाल में, इस कंफ्यूजन में, जो इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए था वो खत्म हो जाएगा। और जब इतने सारे विवाद होते हैं तो जनता का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करना सही निर्णय है या गलत निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार को मानना होगा, लेकिन वास्तविकता, जमीनी हकीकत क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। बात इसकी, अगर हम ये देखें कि भारत की राजनीति के अंदर बगैर पैसे के तो चुनाव लड़ा नहीं जाता। और ये आज से नहीं है, जब से लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जब से 1950 के बाद से जब भी चुनाव हुए हैं, पैसे का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया है, चाहे वो प्रचार में, चाहे पोस्टर्स में, चाहे किसी और काम में। पहले लोग जीपों से चलते थे, अब लोग हवाई जहाजों से चलते हैं, तो खर्चे तो बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अपना रेवेन्यू सोर्स है? हो भी नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है। आप पॉलिटिक्स को प्रॉफिट सेंटर नहीं बना सकते। पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को प्रॉफिट सेंटर नहीं बना सकती। अब पॉलिटिकल पार्टी फिर करती क्या है? पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी विचारधारा पे कुछ लोग मिलके एक संगठन बनाते हैं। अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए है तो उसको इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करा दिया जाता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी छोटी है या बड़ी, वो सिर्फ राज्य तक स्थित है, रीजनल पार्टी है, राज्य की पार्टी है या नेशनल पार्टी है, इसके अपने अपने क्राइटेरिया हैं। अगर नेशनल पार्टी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि पॉलिटिकल पार्टी को जब भी वो चुनाव में खड़ी होती है तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एमएलए सीट्स एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स अगर किसी पार्टी के पास है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अदरवाइज जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको आप रीजनल पार्टी या स्टेट बेस्ड पार्टी कह सकते हैं। अब मुद्दा इस बात का है कि चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, चुनावी चंदा सबको चाहिए, नहीं तो आप काम कैसे करेंगे? अब चुनावी चंदा देता कौन है? अगर हम इसके आधार पे जाएं, आप और हम भी अगर किसी को पॉलिटिकल फंडिंग देंगे तो किसको देंगे? हम उसी को देंगे जहां पे हमारी विचारधारा मिलती होगी। हम उन्हीं लोगों को देने का प्रयास करेंगे जहां लगता है कि शायद ये लोग कुछ काम करेंगे। जब ये मानसिकता है और अगर देने वाला डिसाइड करेगा कि मुझे किसको देना है, तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको ऐतराज क्यों होगा? सवाल ये है, मान लीजिए मैंने कांग्रेस को फंडिंग करनी है, तो बीजेपी को क्यों ऐतराज होना चाहिए? क्योंकि देने वाला मैं हूं, मेरा आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन कांग्रेस के साथ है। अगर मैं इसको रिवर्स भी कर दूं, मान लीजिए कि मैं बीजेपी को फंडिंग देता हूं क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ है या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विचारधारा जिस पार्टी के साथ मिलेगी मैं उसी का ही तो समर्थन करूंगा। ऐसा तो कहीं नहीं है कि मुझे सबको देना है। पहला मुद्दा ये है। तो ये कहना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा फंडिंग मिली और किसी को कम मिली, इसके पीछे कोई स्कैम है, मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरा जो मुद्दा जिसके कारण ये पूरा विवाद चल रहा है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, जिसमें कॉर्पोरेट फंडिंग की बात आती है। और कॉर्पोरेट फंडिंग का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कॉरपोरेट सरकार से मिली भगत से काम करवाते हो वो ज्यादा फंडिंग करते हो और बदले में सरकार उनका काम ज्यादा करती हो या कानून उनके फेवर में बनाती हो। कहीं ये कोई नेक्सस तो नहीं है। एक्चुअली पूरा झगड़ा इसी बात का है। जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर कोई व्यापारिक घराना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगा तो उसके दो तीन तरीके हैं। या तो उन्होंने उसका ट्रस्ट बनाया होगा और एक परसेंटेज के हिसाब से या एक उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई होंगी, उसके हिसाब से वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी को कम किसी को ज्यादा अपनी जो इंटरनल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो पेमेंट इशू कर देते हैं एज ए इलेक्टोरल बॉन्ड या पॉलिटिकल फंडिंग, चाहे उनके बैंक में डालें या बॉन्ड के माध्यम से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी व्यापारिक घराने को सरकार से कोई काम लेना हो और मान लीजिए कि वहां पे कुछ है भी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन को जो ऑब्वियस है कि आज नहीं तो कल जो पब्लिक डोमेन में आएगा ही, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से हो या कोई और बैंकर के माध्यम से हो, कोई बायोग्राफी लिखेगा, कोई कुछ और लिखेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा समय तक छुपती नहीं है। ये सिर्फ मैटर ऑफ 5 to 10 ईयर्स। कोई व्यक्ति जब रिटायर होगा, ब्यूरोक्रेट रिटायर होगा, बैंकर रिटायर होगा, कोई कॉर्पोरेट में व्यक्ति रिटायर होगा, वो अपनी बायोग्राफी लिखेगा तो इस तरह की रोचक जानकारी, सनसनीखेज जानकारी कई बार सामने आ जाती है। सवाल इस बात का है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को ओबलाइज करना है किसी बिजनेस घराने को, तो क्या वो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही पेमेंट करेगा? क्या और तरीके नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इस बॉन्ड से जो पैसा मिलता है वो अपने जो इंतजाम होते हैं उनमें खर्चा करती है, चाहे वो ट्रैवल है, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो रैलीज हैं, चाहे वो कोई और संसाधन में खर्चा करना है, प्रिंटिंग का काम है, पोस्टर्स का काम है, होर्डिंग्स का काम है, 50 जगह ये पैसा लगता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मैं सिर्फ कैश में ही हेल्प करूंगा पॉलिटिकल पार्टी की? मैं काइंड में या वस्तु के रूप में क्या पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प नहीं कर सकता? उदाहरण के लिए मैंने 10,000 पोस्टर बना के पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए और एक पोस्टर की कीमत मान लीजिए 100 रुपए। तो सवाल इस बात का है कि जो 1000 पोस्टर मैंने छपवा के दिए या 10,000 छपवा के दिए, तो 10 लाख रुपए मैंने उनको इन द फॉर्म ऑफ काइंड हेल्प कर दी। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही पेमेंट, और हो सकता है कि ये 10,000 का मैंने खर्चा अपने मार्केटिंग अकाउंट में डाल दिया या अपनी पैकेजिंग इन्वेस्टमेंट में डाल दिया हो। आप कैसे कहां तक उसकी तफ्तीश करेंगे? सवाल इस बात का है। तो मुद्दा इस बात को निकल के आता है दोस्तों कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्क्रैप कर दिया। अब चुनाव सिर पे है। पॉलिटिकल पार्टीज अब चंदा कैसे लेंगी? बैंकिंग रूट तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, तो क्या अब दोबारा कैश ट्रांजैक्शन शुरू होगा? और जब कैश ट्रांजैक्शन शुरू होगा तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा? मान लीजिए कि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को 1,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का कैश दिया। अब ये क्या गारंटी है कि पूरा पैसा पार्टी फंड में जाएगा, लोग अपनी जेब में नहीं रखेंगे? और मजे की बात यह है कि इसके ऊपर क्या कोई रसीद इशू होगी? क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास ब्लैक मनी है तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरा नाम किसी रजिस्टर में आए, तो मैं भी कहूंगा मुझे रसीद नहीं चाहिए। अगर मेरे को रसीद मिलती है और रसीद कटती है तो इनकम टैक्स वाले भी मेरे से पूछेंगे इतना पैसा कहां से आया। तो सवाल इस बात का है कि एक जो बैंकिंग रूट हमारे पास था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद करके कोई अल्टरनेट रूट क्यों नहीं सुझाया? या हम वापस उसी मुद्दे पे चले जाएंगे? अगले महीने आप देखिएगा जब दोबारा ये मुद्दा शुरू होगा कि साहब वापस ब्लैक मनी पॉलिटिक्स में जा रहा है। उस स्थिति में हमें ये सोचना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या सही था या जल्दबाजी में सिर्फ एनजीओज के दबाव में लिया गया एक जल्दबाजी में गलत निर्णय था। आने वाले दिनों में हमें इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है, मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम डिफेक्टिव था
तो सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं एनजीओ से सुझाव लेना चाहिए था कि इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। ना सुझाव दिए गए, ना इम्प्रूवमेंट की बात हुई, सिर्फ एक ही बात कही गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड, लगाया या नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसा भी था, डिफेक्टिव था, गलत था, एक पार्टी को ज्यादा मिल रहा था, किसी को कहीं से कुछ आ रहा था, सब मैं कमियां मानने को तैयार हूं, लेकिन इससे बेहतर अल्टरनेट हमारे पास क्या है, ये कौन बताएगा। अब एक स्टेब्लिश सिस्टम हमने बंद कर दिया, उसका अल्टरनेट हमने क्रिएट नहीं किया, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव 1 महीने बाद है। इस स्थिति में क्या होगा? अगर ब्लैक मनी इलेक्शन में आता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर इलेक्शन फंडिंग की अकाउंटेबिलिटी कम होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और अब तो एक्चुअली बड़ी पार्टियों को मजे हो गए हैं। एक बात आप समझिए दोस्तों, कि कभी भी जो भी पार्टी रूलिंग होती है, सत्ता में होती है, हमेशा सबसे ज्यादा फंडिंग उसी को ही मिलती है। चाहे आप उसको ऑब्लिगेशन माने, चाहे वो सत्तारूढ़ दल से करीबी माने, या जनता को जब ये लगता है, या व्यापारियों को या उद्योग घरानों को ये लगता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो तो कोशिश करेंगे उसके साथ करीबियां बढ़ाने की। वो अपोजिशन पार्टी को क्यों फंडिंग देंगे? अभी तो चलो आपको ये पता लग गया था कि बीजेपी को 6000 करोड़ की फंडिंग हुई। अब आपने बैंकिंग रूट बंद कर दिया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि बीजेपी को या कांग्रेस को या आम आदमी को या बाकी रीजनल पार्टीज को कितनी पॉलिटिकल फंडिंग हुई? अब तो पूरा सिस्टम अंधकार में चला गया। इसीलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय सही है, या अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डिसीजन को रिव्यू करे और सुझाव मांगे। बहुत ही जल्दी उनको ये सब करना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को हम दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन इन एडिशनल राइडर्स के साथ या एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, जिससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी स्टैब्लिश हो सके। आपका क्या सुझाव है दोस्तों, कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करना उचित है? पहली बात, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हमने बंद कर दिए तो अल्टरनेट सिस्टम कौन सा होना चाहिए जिसके कारण पॉलिटिकल फंडिंग या इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आए और ट्रेसेबिलिटी हो? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सुझाव नहीं है। एनजीओज की तरफ से जो चुनाव के सुधार की बात करते हैं, उन्होंने सुधार की जगह, जिसको हम ये कह सकते हैं कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। आपको क्या लगता है, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इलेक्शन फंडिंग होगी या नहीं होगी? तो उसका रूट क्या होगा और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर नागरिक को इसके बारे में सोचना होगा, हर न्यायाधीश को इसके बारे में सोचना होगा, हर एक्टिविस्ट को इसके बारे में सोचना होगा। जब तक अच्छा सिस्टम नहीं मिलेगा, हम ब्लैक मनी रोक नहीं पाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर खराब था तो उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए थे, इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।